हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पेपर सेकेंड में अपनी यूनिट सेकेंड के अंतर्गत पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले देखें, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण है क्या। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो केवल हरे पौधों में ही पाई जाती है और इस क्रिया के द्वारा हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है तो उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल जाएगी। यह क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर होता है तो इनके मध्य एक ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विधि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो अवयव होते हैं तो वो अवयव से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है और इस क्रिया के लिए क्या होता है, एसिमिलेटरी पावर की आवश्यकता होती है, यानी कुछ ऐसी स्वांगीकरण शक्तियां हैं जिनकी आवश्यकता हमें इनके अंतर्गत होती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके दो चरण होते हैं, यानी कि वो दो चरणों में जो है पूरी होती है। कौन कौन सी? पहला तो होता है लाइट डिपेंडेंट पल्स यानी लाइट रिएक्शन, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस, या हम ये भी कह सकते हैं डार्क रिएक्शन। तो देखिए, ये हमने किसकी देखी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। अब प्रकाश संश्लेषण है तो उसकी प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कि भाग लेती हैं। पहली जो है कौन सी है हमारी, लाइट रिएक्शन, है ना, और दूसरी हमारी होगी डार्क रिएक्शन। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले आ रहा है कौन सा, लाइट रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन में आप ये समझ लीजिए, आइए, क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दो मुख्य चरण होते हैं, हमने आपको बताया, एक तो होता है लाइट और एक होता है डार्क। अब अगर हम इनकी बात करें तो जब नई खोजें जब इस मैकेनिज्म पर हुई तो नई खोजों के आधार पर यह पाया गया कि जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें मतलब मुख्य क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे पहली होती है रेड ड्रॉप, या हम ये भी कह सकते हैं इमसेंट इफेक्ट, स्वांगी कारक शक्तियों का उत्पन्न होना। अब सबसे पहले अगर हम रेड ड्रॉप की बात करें तो इमसेंट और लेविक्स जो थे, इन्होंने क्वांटम उत्पादन पर कार्य करते हुए पाया कि एक जो है क्रोमैटिक लाल तरंग में क्वांटम उत्पाद कम होता है। तो ये किसमें था, रेड ड्रॉप में। तो देखिए, हमने इसके हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म में हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइट रिएक्शन की। अब लाइट रिएक्शन के बाद आप ये समझ लीजिए कि जो इसके प्रोसेस होते हैं। अब हम डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, तो ये समझ लीजिए जो प्राथमिक उत्पाद होता है तो उस प्राथमिक उत्पाद के आधार पर इसको दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं। वो दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी पौधे कौन से होते हैं, एक तो होता है C3 और दूसरा होता है C4। इसे हम C3 और C4 पादप के नाम से जानते हैं। और ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों के अध्ययन पर अब दो प्रकार के चक्र अंधकार अभिक्रिया के लिए पाए जाते हैं। कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं इनके लिए, आपने इंटर में भी पढ़ी होंगी, काफ़ी
दिया हुआ है बुक में। तो पहली साइकिल हमारी होती है कैल्विन, यानी कि जिसको हम C3 पौधों के नाम से जानते हैं, और दूसरी हमारी कौन सी होती है H, जिसको हम C4 पौधे के नाम से जानते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैल्विन साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं या फिर H साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा C3 एंड C4। अब देखिए कैल्विन की हम बात करते हैं यानी C3, तो ये समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार जो अभिक्रिया होती है वो कई नामों से जानी जाती है, यानी उसको कई नामों से हम उसको जान सकते हैं। कौन कौन से? कैल्विन साइकिल, दूसरा ब्लैकमैन साइकिल, तीसरा कार्बन एसिमिलेशन, और चौथा होता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन पथ, और हम कह सकते हैं रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। आप लोग लिख भी सकते हैं अपनी अपनी कॉपी। आप देखिए, आप कैल्विन साइकिल के हमने बारे में ये तो जान लिया कि कैल्विन साइकिल को हम किस किस नाम से जानते हैं। अब देखिए जो कैल्विन साइकिल होती है उसके 2 चरण होते हैं। वो 2 चरण होते हैं, एक चरण हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण और दूसरा चरण हमारा होता है रिबोलोज डाइफॉस्फेट का पुनर्उत्पादन। अब ये 2 चरण थे। अब अगर हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं तो यह जो क्रिया होती है क्या होती है? ये भी क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, यानी प्रथम चरण में एटीपी और द्वितीय चरण में अगर हम बात करें तो यह NADPH2 से हाइड्रोजन लेकर एंजाइम्स की उपस्थिति में TgAl का निर्माण करती है। अब देखिए, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हमने आपको यही बताया कि यह क्रिया कितने माध्यमों से पूर्ण होती है। अब देखिए डार्क रिएक्शन की प्रक्रिया में हमने आपको C3 बताया कि C3 जो हमारी है वो किस किस माध्यम से पूर्ण होती है। अब हम बताएंगे आपको C4। अब देखिए C4 में क्या होता है? हमारे जो साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट? कोर्ट इसबैक साइंटिस्ट थे, और उनके जो सहयोगी थे तो उन्होंने क्या किया कि जो शुगर केन है यानी गन्ना, उस पर कार्य करते हुए हमें ये बताया कि इसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद एक C4 पदार्थ डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। याद रखिएगा इस बात। और इसे ऑस्ट्रेलिया के हैब्स और स्लैक नामक वैज्ञानिक ने पुष्टि किया और पुष्टि कर ये बताया कि एक नए C4 चक्र का प्रतिपादन किया। और ये जो C4 साइकिल होती है अब कई पौधों में ज्ञात है, जैसे कि हम कह सकते हैं गन्ना, हम कह सकते हैं मक्का, और इसके अतिरिक्त यह जो C4 साइकिल होती है अब कई उष्णतापी घास जो होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो द्विबीज पौधे होते हैं उनमें ये पाई जाती है, परंतु यह जई, गेहूँ, जौ आदि में नहीं पाया जाता। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि C4 साइकिल किस में नहीं पाया जाता? तो जई, गेहूँ और जो आपका जौ है इनमें ये नहीं पाया जाता, और C4 साइकिल पाए जाने वाले पौधे C4 पौधे कहलाते हैं। अब देखिए, और इस चक्र को भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हमारा है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, H एंड स्लैक साइकिल, और कोऑपरेशन फोटोसिंथेसिस, यानी ये सारे नाम हैं किसके? C4 के। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? डार्क रिएक्शन के अंतर्गत हमारे ये नाम आते हैं। अब देखिए हमने डार्क और लाइट रिएक्शन को आपको बताया। अब यहीं पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि C3 और C4 पौधों में अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर ये है कि प्रकाश जो श्वसन क्रिया होती है वो C3 पौधों में पाई जाती है,
है, लेकिन C4 में नहीं पाई जाती। आप ये कह सकते हैं कि C3 चक्र पाया जाता है और उसमें C3 और C4 दोनों ही पाया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए 18 ATP की ज़रूरत पड़ती है और उसमें 30 ATP की यानी 30 ATP की हमको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो मीज़ोफिल्स यानी इसमें सभी मीज़ोफिल्स सेल्स में कैल्विन साइकिल पाया जाता है और इसमें क्या है, इसमें नहीं पाया जाता। तो ये अंतर होता है किसका, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का, यानी इनमें ये अंतर हमें मुख्य रूप से देखने को मिल सकता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किस प्रकार से डिफरेंस है। आप देखिए डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बाद अब हम बात करेंगे इसके जो फैक्टर होते हैं यानी इसके जो कारक होते हैं। अब देखिए फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, टेम्परेचर है और वाटर ऑक्सीजन है। अब देखिए अगर हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि इसके फैक्टर हैं यानी कि क्या प्रभाव डालते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, सिंपल तौर पे आप समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है और वायुमंडल में अति निम्न सांद्रता के कारण यह प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण में एक कारक के रूप में कार्य करता है। अब ये तो था कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश में क्या होता है, सबसे पहले उसकी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, फिर उसकी तरंगदैर्घ्य होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो वृद्धि के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में भी उसमें तेजी आती है। तरंगदैर्घ्य में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो दृश्य विस्तार होता है, स्पेक्ट्रम होता है, वो इसमें अनिवार्य होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के लाल रंग में होता दिखाई देता है और लाल के बाद किस में हो जाता है, लाल के बाद ये नीले में हो जाता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में क्या होता है, यानी कि तापमान की प्रकाश संश्लेषण की दर पर तापमान का जो प्रभाव होता है वो दूसरे प्रकरणों की अपेक्षा कम होता है और अत्यधिक और अति कम प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो ये हमारे क्या थे, कुछ फैक्टर थे। किसके फैक्टर थे, फोटोसिंथेसिस। आप देखिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं वाटर की और ऑक्सीजन की। तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर जल का भी परोक्ष प्रभाव पड़ता है और ये क्या होता है, ये पौधे के जल संबंध को प्रभावित करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का क्या है, बाई प्रोडक्ट। ये भी आपसे कभी पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट क्या है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। तो ये आपका यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर था फोटोसिंथेसिस। आई होप आज का ये चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। इसके आगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।